हाय दोस्तों, सो मैं लाइव चैट में अवेलेबल हूँ। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी पूछना है सो चैट पे आ जाइए। इस सीरीज के सारे पार्ट्स में प्रीमियम करने वाली हूँ ताकि हम लाइव चैट में कुछ ना कुछ डिस्कस कर सके। और दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल को सपोर्ट करना है तो सुपर चैट या सुपर थैंक्स भी कर सकते हो। चलो चैट में मिलते हैं, बाय। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमृता और ग्रिफिन के 6 और आखिरी एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड के अंत में हमने देखा था जहाँ पे मार्क मेमो को काफी पीटता है और उसे काफी अच्छा भी लग रहा था, लेकिन इसके कारण ग्रिफिन पूरी तरीके से रिलीज हो जाता है। अब इस एपिसोड की शुरुआत जब होती है तब हम देखते हैं कि मेमो एक्चुअली में दूसरे किनारे पर लकड़ियां तोड़ रहा था और वो देखता है कि मार्क किसी को पीट रहा है, इसलिए वो जल्दी से वापस आता है और उसकी नजर जाती है उसी की तरह दिखने वाले इंसान पर, यानी कि 2 मेमो थे। ये देख मार्क खुद भी काफी हैरान हो जाता है। जो जख्मी मेमो था वो उतने में ही गायब हो जाता है, लेकिन उसके पैरों के निशान दिख रहे थे, इसलिए तुरंत मेमो बाम्बू फेंक के उसे मारता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश होता है। अभी क्रीचर को उल्टा लटका देते हैं और नीचे से ये लोग आग की धुरी देने लगते हैं और उससे सारी चीजें पूछते हैं। तब वो बताता है कि उसके प्रजाति का नाम मैंटिस है। उसे ग्रिफिन ने ही भेजा था मार्क को गुस्सा दिलाने के लिए। मार्क जितना गुस्सा होगा उतनी ही ग्रिफिन की पावर बढ़ती रहेगी, इसीलिए वो मेमो और मार्क के बीच में झगड़े लगा रहा था। ये क्रीचर इनके सपने और विचार रीड कर सकता है और इसी के जरिए मार्क को अजीब आवाजें और उसके पिता के इल्यूजन दिख रहे थे। मैंटिस आगे बताता है कि ग्रिफिन को इनके प्लान के बारे में ऑलरेडी पता है, वो इन पर क्लोजली नजर रखे हुए है, लेकिन और कुछ बोले उसके पहले ही इन्होंने बिछाए हुए ट्रैप्स बजने लगते हैं, यानी कि हंटर वहां पहुंच गए थे। अब ये लोग मैंटिस को जाने देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। वही इस दुनिया में हम देखते हैं जहाँ पे डिटेक्टिव पेट्रा को बताता है कि उसके पति यानी काल को जब आग लगी थी तो उस वक्त डिटेक्टिव वहीं पर था। तब इसी डिटेक्टिव ने वो केस हैंडल किया था। शॉकिंग बात ये थी कि जब ये लोग बॉडी देखने के लिए गए थे तो वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। नॉर्मली मरने के बाद रिमेन्स रह जाते हैं, जैसे कि इंसान की ऐश, बोन्स, टीथ या बेल्ट, लेकिन काल के केस में कुछ भी बचा नहीं था, मानो वो अचानक से गायब हुआ हो। तो पेट्रा बताती है कि ये सच नहीं है, उसने खुद काल की अस्थियां सिमेट्री में दफना के रखी थी। सो डिटेक्टिव कहता है वो काल की अस्थियां नहीं थी, बल्कि स्टूडियो में जो आग लगी थी उसकी ऐश थी। इस केस को दबा दिया गया था। तो पेट्रा पूछती है कि क्या किसी और का भी दबाव था इस केस को बंद करने के लिए। तो डिटेक्टिव कहता है कि हाँ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ही ये ऑर्डर दिया था। हैरानी की बात तो ये थी कि जब मैं उससे मिला तब उसका चेहरा देख मेरे होश उड़ गए थे। वो कोई इंसान नहीं था बल्कि एक मॉन्स्टर था और उसी से डर के मैंने ये केस बंद कर दिया और उसको डर के मैंने प्रोसिक्यूटर को गन पॉइंट पे पकड़ा, लेकिन मेरे साथी ने मुझे ही गलत समझकर हटा दिया, मुझे केस से भी निकाल दिया और मेंटल समझ के पागल खाने एडमिट करवा दिया। मेरा पूरा करियर बर्बाद हुआ। वो कौन था ये किसी को भी नहीं पता और मेरे बाकी साथियों को भी उस आदमी के बारे में कुछ भी याद नहीं है, सिवाय मेरे। काल के केस के डॉक्यूमेंट भी सारे गायब हो गए और आज जिसको उन्होंने मारा है वो भी भालू नहीं बल्कि एक क्रीचर था, लेकिन अब लोगों के सामने भालू पड़ा है। किसी को भी वहाँ पे क्रीचर होने का कुछ भी याद नहीं है, यानी कि उस वक्त मॉन्स्टर था। और मार्क भी बीमार नहीं है, वो सच बोल रहा है। जिसके बाद ये लोग बेकी को मिलने जाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर ने यानी उसके पिता ने बेकी को बताया था कि पार्टी में एक भालू ने हमला किया था। बेकी डॉक्टर को बोलती है ये सब कुछ झूठ है, ग्रिफिन के पास अजीब से मॉन्स्टर है जिनका फेस नहीं होता, उसी ने हमला किया था और वो लोगों को हिप्नोटाइज कर सकते हैं, इल्यूजन दिखा सकते हैं। इन क्रीचर का नाम मैंटिस है और ये सब कुछ उन्होंने ही किया है। अब मैंटिस का नाम सुनते ही डॉक्टर भड़क जाता है और बेकी को डांटने लगता है कि ये सारी चीजें झूठ है। आज के बाद तुम कभी भी मैंटिस, डार्क टावर या ग्रिफिन या क्रॉनिकल के बारे में कुछ नहीं बोलोगी। उतने में ही वहाँ पे डिटेक्टिव और पेट्रा आते हैं। वो डॉक्टर को चुप करा के बेकी को और क्रॉनिकल किताब को लेकर जाते हैं। यहाँ पे दूसरी जगह हंटर कैबिन चेक करते हैं और उनको मेमो और मार्क नहीं मिलते और आगे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तो मार्क और मेमो छुपकर उनका पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ पे मेमो मार्क के ऊपर गुस्सा था कि उसने मेमो समझकर उस मैंटिस को मारा, यानी कि मार्क मेमो को मारना चाहता था। तो मार्क बताता है कि वो उसे भड़का रहा था, उसे गुस्सा दिला रहा था और गुस्से में ही वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इसके बाद मार्क उससे माफी मांगता है और दोनों भी फिर आगे बढ़ते हैं। अब पीछा करते हुए फाइनली माइंस तक ये लोग पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हम माइंस का नजारा देखते हैं। यहाँ पे 2 से 3 केव बनी थी
सभी लोग इन केव्स में से कुछ अजीब पत्थर निकाल रहे थे। सारे स्लेव्स भी एक जैसे ही दिख रहे थे। थॉमस को ढूंढने के लिए मार्क को एक आइडिया आता है। वो एक जगह स्पीकर से लाउड म्यूजिक बजाता है, तो यहाँ पे म्यूजिक से थॉमस समझ जाता है कि मार्क यहाँ पे आया है। सो वो जोर जोर से मार्क को पुकारने लगता है, जिसे मेमो और मार्क उसे देख लेते हैं। लेकिन उतने में ही हंटर थॉमस को मार्क के केव के अंदर लेकर जाते हैं, इसीलिए ये लोग रात होने का इंतजार करने लगते हैं। वही ग्रिफिन ने इस माइन का इंचार्ज सर नाम के एक आदमी को बनाया था। वो ऑर्डर देता है कि थॉमस को एक केव में बंद कर दो। अब यहाँ पे रात हो जाती है। प्लान के अनुसार मेमो जोर जोर से चिल्ला के सभी हंटर का ध्यान अपने पास खींचता है, जिसे सारे हंटर उसका पीछा करने लगते हैं और मौका देख के मार्क नीचे केव के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। अंदर आने पर उसे थॉमस बंधा हुआ दिखता है और वो तुरंत रस्सी खोलता है, जिससे वो फ्री होता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ के गेट बंद हो जाते हैं और मार्क और थॉमस अंदर ही अटक जाते हैं। अब बाहर एक हंटर इन्हें देखकर बाकियों को अलर्ट करता है। ये दोनों भी एक दूसरे को देख के काफी खुश थे। जिसके बाद अब मार्क टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पावर यहाँ पे काम ही नहीं कर रही थी। अब थॉमस आसपास देखता है और उसे समझ आता है सभी जगह पर तार मोड़ लगाया है। ये मर्ड मैंटिस की पावर कम करता है और शायद इसी के कारण मार्क की पावर भी कम हो रही है। अब दोनों को भी टेंशन होता है कि सारे हंटर कभी भी आ सकते हैं। यहाँ पे थॉमस मार्क को लॉट दिखाते हुए कहता है, ये लोग मेरे बहाने तुम्हें पकड़ना चाहते हैं ताकि ग्रिफिन तुमसे लड़े और मार दे। अगर वो तुम्हें मार देता है तो तुम्हारी सारी पावर उसे मिल जाएगी, जिससे वो आसानी से किसी भी दुनिया में टेलीपोर्ट हो सकता है और उन दुनिया को भी डार्क टावर की तरह अपने कंट्रोल में करेगा। यहाँ हॉस्पिटल में हम देखते हैं माया सीरियस इंजरीज के कारण कोमा में चली गई थी। सारा उसे देखने आती है और तभी उसे माया के सामान में वो फोटो मिलता है जिसमें वो बेकी को किस कर रहा था। ये देख उसे बहुत ही बुरा लगता है। वही दूसरी तरफ डार्क टावर में मेमो भी हंटर से भाग रहा होता है। अब भागते हुए वो एक जगह जाकर छुप जाता है, लेकिन हंटर उसे पकड़ लेते हैं और उनकी लड़ाई होती है। इसी में एक हंटर उसे पकड़कर उसकी उंगलियां ही काट देता है। अब मेमो दर्द के मारे बहुत ही ज्यादा चीखने लगता है और कैसे तैसे वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पे केव में हम देखते हैं थॉमस लॉट वेपन को लेके खुद ही हंटर से लड़ने की बात करता है, लेकिन तभी मार्क उससे वो वेपन ले लेता है और इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। मार्क के हाथ में वो वेपन आते ही वो अपने आप ही उस वेपन को कंट्रोल करने के लिए लगता है। अब लॉट यानी कि वो वेपन उसे एक डायरेक्शन बताता है, जिसके बाद वो उस वेपन को घुमाकर उसी डायरेक्शन में फेंकता है और हम देखते हैं कि वेपन उस वॉल में घुसकर उसे पूरी तरीके से तोड़ देता है। अब यहाँ पे थॉमस और मार्क उस सुरंग से भाग जाते हैं। सुरंग से बाहर आते ही मार्क अपने पावर यूज करने की कोशिश करता है जिससे वो टेलीपोर्ट हो सके, लेकिन वो कर नहीं पाता। तभी थॉमस बताता है कि शायद ये डामर के असर के कारण हो रहा है। तुम्हारी पावर्स वापस आने के लिए कुछ घंटे बीतेंगे। अब यहाँ से कैसे भी भागना था और उन्हें सामने घोड़ा गाड़ी मिलती है और ये दोनों भी गेट की तरफ जाने निकलते हैं। लेकिन तभी मार्क बताता है कि इस दुनिया का गेट हम इस तरफ से ओपन नहीं कर पाए। तो थॉमस कहता है कि ये लॉट यानी कि जो वेपन है वो की एंड लॉक की तरह ही काम करता है, इससे गेट ओपन हो सकता है। अब ये घोड़ा गाड़ी लेके निकल ही रहे थे कि तभी जख्मी हालत में मेमो वहाँ पे आ जाता है। वो पहले तो मार्क को अलर्ट करता है कि पीछे हंटर पड़े हैं। अब मार्क उस हंटर पर लॉट वेपन फेंक के मारता है। लॉट एक बुलेट की तरह उस हंटर के आर पार चला जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं मार्क को उसे मार के बहुत ही अजीब सी खुशी हो रही थी, एक सेटिस्फेक्शन आ रहा था। खैर अब ये तीनों भी वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पे ये बात ग्रिफिन तक पहुँच जाती है कि मार्क वापस से भाग गया है, जो सुन के ग्रिफिन बहुत ही गुस्सा हो जाता है। अब वो पहली बार केव से बाहर आने लगता है। उसका बड़ा डरावना रूप देखकर सारे मॉन्स्टर डर जाते हैं कि कहीं ग्रिफिन उन सबको न मार दे। लेकिन हम देखते हैं ग्रिफिन बाहर आकर तुरंत वहाँ से उड़कर मार्क को पकड़ने के लिए जाता है। यहाँ पे हम सेलेस्टियन प्लेन का पूरा नजारा देखते हैं। अब ग्रिफिन उड़ते हुए इस लेयर से नीचे वाले लेयर में जाता है। ये लोग जंगल से जा रहे थे तभी मार्क थॉमस को उसके बारे में बताता है कि उसे जब गुस्सा आता है तब वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, किसी को मारने का मन करता है। इवन उस हंटर को मारने पर भी उसे अजीब सी खुशी मिली थी। तो थॉमस बताता है कि हम वॉरियर हैं, ये गुस्सा हमारे खून में है, हमारे पूर्वजों में भी था क्योंकि उनको भी ग्रिफिन से लड़ना था। लेकिन तभी मार्क कहता है कि हमारे पिता इतने गुस्से वाले नहीं थे, वो हमेशा लड़ने के अगेंस्ट थे। अब ये सुनकर थॉमस चिढ़ जाता है और कहता है कि हमारे पिता डरपोक बुज़दिल इंसान थे, इसीलिए वो कभी भी लड़ना नहीं चाहते थे और आखिर में हमें छोड़कर चले गए। अब थॉमस का ये रूप देखकर मार्क को लग रहा था कि डार्क टावर ने थॉमस को बदल दिया है। अब बातें करते हुए ये लोग गेट तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पे थॉमस मार्क से लॉट यानी वो वेपन मांगता है, लेकिन मार्क
थॉमस को लौट देने से मना कर देता है और खुद गेट ओपन करने जाता है। इस बात से थॉमस थोड़ा चिढ़ जाता है और वो मार्क को पंच मार के बेहोश कर देता है और लॉट लेके गेट ओपन करता है। वो लॉट को की होल में डालता है लेकिन गेट ओपन ही नहीं होता। हम देखते हैं वॉल पे बड़े से नाखूनों से खरोचा गया था। थॉमस समझ जाता है कि ये ग्रिफिन ने किया है और तभी हम देखते हैं ग्रिफिन को जो जोर जोर से चिल्लाते हुए, पंख फड़फड़ाते हुए ऊपर उड़ रहा था। वो उस थ्रोन पर्सन को नीचे फेंक देता है और हम बैकग्राउंड में थॉमस की चीखने की आवाज सुनते हैं और ये शॉट यहीं पे खत्म होता है। अब थोड़े समय के बाद जब मार्क की आँख खुलती है तब आसपास गहरा कोहरा था। उठते ही वो थॉमस और मेमो को पुकारने लगता है। कोई भी वहाँ पे नहीं था, लेकिन तभी उस कोहरे से एक आवाज आने लगती है कि मैं यहाँ पर हूँ और हम देखते हैं थॉमस फ्लोट होते हुए आता है। दरअसल ग्रिफिन ने उसके बॉडी में नाखून घुसाए थे और उसके जरिए वो बात कर रहा था। भाई को इस तरह देख मार्क दुखी हो जाता है, वो रोने लगता है। अब यहाँ पे ग्रिफिन लॉट यानी वेपन को मार्क की तरफ फेंकता है और उसे लड़ने बोलता है और कहता है तुम आज नहीं तो कल मुझसे लड़ोगे और तुम्हारे पूर्वजों की तरह मैं तुम्हें भी हार दूंगा, तो इंतजार क्यों करे, तो आज ही लड़ो मुझसे और ये सारा किस्सा खत्म कर दो और अपने भाई को आजाद करो। और वो थॉमस को तड़पाने लगता है जिसे मार्क को और भी गुस्सा आने लगता है और इस गुस्से के कारण ग्रिफिन की ही पावर बढ़ने लगती है। लेकिन तभी उसे उसके पिता के विजन आने लगते हैं जो उससे बात करते हुए उसे समझाते हैं कि नफरत का सामना तुम्हें नफरत से नहीं करना है। ग्रिफिन दूसरों के गुस्से और नफरत से पावरफुल बनता है। उसे उसी के हेटरेट से हराओ, उसे खुद को गुस्सा दिलाओ और ये एक ही तरीका है जिससे तुम ग्रिफिन को हरा पाओगे। अब यहाँ पे मार्क समझ जाता है और वो लॉर्ड को नीचे डाल देता है और कहता है कि वो नहीं लड़ेगा और वहाँ से जाने लगता है। अब ये देख ग्रिफिन को गुस्सा आने लगता है। वो थॉमस को और भी टॉर्चर करता है लेकिन मार्क फिर भी लड़ता नहीं है। अब जाते वक्त उसे मेमो झाड़ियों में पड़ा दिखाई देता है। मार्क उसे संभाल कर लेके जाने लगता है। अब ये देखकर ग्रिफिन आग बबूला होने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। दूसरी जगह सेम टाइम पे बेकी और पेट्रा चर्च में आते हैं। वो डोर को ओपन करने की कोशिश करते हैं लेकिन गेट ओपन नहीं होता और तभी बेकी बताती है कि लास्ट बटन सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम है यानी कि सन, बट वो प्रेस करने के वक्त कुछ भी नहीं हो रहा था। यहाँ पे पेट्रा उन वॉल्स के डिजाइन और प्लैनेट्स को देखने लगती है और तभी उसे याद आता है कि बचपन से ही मार्क सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम मून को मानता था, ना कि सन को, यानी कि मून का बटन प्रेस करना था और ये बात सिर्फ पेट्रा को ही पता थी। इसीलिए मार्क ने स्पेसिफिकली पेट्रा के साथ डोर ओपन करने के लिए कहा था। अब इस बार ये लोग सारे बटन सही से प्रेस करते हैं और धीरे धीरे गेट ओपन होने लगता है और ये लोग देखते हैं कि डोर के आर पार एक अलग ही दुनिया थी। मेमो और मार्क उस दुनिया में थे। उतने में ही ग्रिफिन पीछे से गुस्से में आता है। बेकी तुरंत मेमो को लेके गेट के अंदर जाने लगती है और तभी कार्ल मार्क को इशारा करता है। मार्क तुरंत अपने हाथ आगे करता है जिसे वो लॉर्ड जो दूर पर गिरा था वो उसके हाथ में आता है। उसे घुमा के जोर से वो ग्रिफिन को फेंक के मारता है। लॉर्ड सीधे जाके ग्रिफिन के हाथ में घुसता है जिसके बाद मार्क जोर से लॉर्ड को घुसा देता है जिससे पावरफुल वेव जनरेट होती है और ग्रिफिन के हाथ को तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर देती है। थॉमस भी नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पे ग्रिफिन जख्मी हो गया था और वो वहाँ से जाने लगता है। अब यहाँ पे मार्क थॉमस को लेके गेट की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन उतने में ही ग्रिफिन वापस से इनके ऊपर हमला कर देता है। अब कैसे तैसे ये लोग गेट के अंदर आ जाते हैं। तब पेट्रा गेट को बंद कर देती है और मार्क, थॉमस, मेमो ये तीनों भी बच जाते हैं, यानी कि ये लोग अब वापस इस दुनिया में आ गए थे और अभी के लिए ग्रिफिन के हमले से बच गए थे। वही ग्रिफिन भी कमजोर हो गया था। तो यह सिटी में हम देखते हैं जो डॉक्टर होता है यानी बेकी के पिता, उसका प्लान फेल होने के कारण वो वहाँ से भाग रहा था। उतने में ही कोटियस उसे बुलाता है लेकिन तभी पीछे से कोई डॉक्टर का गला काट देता है और हम देखते हैं पीछे भी एक मैंटिस था जिसने डॉक्टर का रूप लिया था और अब ये डॉक्टर की जगह काम करने वाला था। तो यहाँ दूसरी जगह प्रीस्ट ग्रिफिन को बताता है कि स्टोन का लास्ट असाइनमेंट रेडी हो चुका है। ग्रेट वॉर के सारे प्रिपरेशन हो चुके हैं। अब आपका ट्रैवलर बिटवीन द वर्ल्ड बनना बाकी है ताकि हम दूसरे दुनिया पर भी कब्जा कर सकते हैं और इस काम में यजारिया नाम का एक स्पेशल हंटर उसकी मदद करने वाला था। तो यहाँ पे हॉस्पिटल में पेट्रा मार्क और थॉमस से माफी मांगती है कि उसने इतने सालों तक उन पे विश्वास नहीं किया। मार्क की हालत अभी ठीक थी तो मेमो, थॉमस कुछ दिन तक बेड रेस्ट पे थे। मार्क मेमो से मिलता है और उसकी इतनी हेल्प के लिए उसे थैंक यू बोलता है। अब यहाँ पे हॉस्पिटल में बेन भी होता है जो माया के साथ रुका था और मॉन्स्टर का अटैक और मार्क के यहाँ पे सारी गड़बड़ देखकर उसे कुछ शक आने लगता है।
तो यहाँ डिटेक्टिव आकर पेट्रा से मिलता है और उससे कहता है कि उसके ऊपर के जो भी मर्डर चार्जेस है वो खुद संभाल लेगा। अब सीधा अगली सुबह हम देखते हैं मार्क खुश होकर कॉलेज जाने निकलता है। अब उसको जाते ही जो बेन होता है वो उसके घर में घुसकर लॉट यानी कि वो वेपन और क्रॉनिकल बुक चुरा लेता है। तो यहाँ कॉलेज में सारा मार्क को बेन और बेकी की किस वाली फोटो दिखाती है और जब बेकी इनसे मिलने आती है तब ये दोनों भी उसे इग्नोर करके चले जाते हैं और बेकी तभी वो फोटो देखती है और हैरान हो जाती है। मार्क भी गुस्सा हुआ था लेकिन वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता इस बार, लेकिन उसे रहा नहीं जाता और वो बेकी को मैसेज करके उससे मिलने जाता है। दोनों भी एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं और इसी तरह दोनों भी रियूनाइट होते हैं। अब मार्क बेकी को सीधा टेलीपोर्ट करके डार्क टावर के एक काफी सुंदर लोकेशन पे लेके जाता है ताकि उसे इस दुनिया की खूबसूरती दिखा सके। लेकिन वही दूसरी जगह हम बेन को देखते हैं जो माया का शरीर लेके चर्च में आता है। वो सही तरीके से गेट ओपन करता है और माया को लेके सीधा अंदर चला जाता है डार्क टावर दुनिया में। क्रॉनिकल और लॉर्ड इस वेपन के साथ उसने क्रॉनिकल में पढ़ा था कि डार्क टावर लोगों को बदल देता है, तो उसकी उम्मीद थी कि माया फिर से ठीक हो जाए, यानी कि बेन भी अभी इसी डार्क दुनिया का शिकार बन गया था। तो वही साइड के बंकर में काफी सारे पत्थर रखे हुए थे और उनमें से यजारिया बाहर आता है मार्क को मारने के लिए और ये सीजन यहीं पर खत्म होता है। इसका नेक्स्ट सीजन अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। ये नेटफ्लिक्स पे सीरीज अवेलेबल है लेकिन जर्मनी में है। जैसे ही इसका सीजन 2 अपलोड होगा मैं आपके लिए वो सीरीज लेकर आऊंगी। दोस्तों अगर आप यहाँ तक रुके हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में हाई जरूर कहिएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।